अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यूएसए में या यूरोप में, आप सब खुश हैं, खैरियत से हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ये जो आपका कोऑपरेशन है ये मेरे लिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गैस, आज की जो पहली स्टोरी है या आज की ये जो स्टोरी है ये मिस सीमा ने भेजी है और इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश इंडिया से है। ये बताती कि हम 3 बहनें और 1 भाई हैं और इसी तरह हमारी खाला की फैमिली है, उसके अंदर भी 3 बहनें हैं और 1 भाई है। 2006 और 7 की बात है। मेरे खाला खालू किसी ट्रिप पे दूसरे शहर गए हुए थे और अपनी फैमिली के साथ गए थे। इनके पास एक व्हीकल या एक कार मौजूद थी। नॉर्मली जब आपके पास आपकी फैमिली में कोई गाड़ी मौजूद होती है और आपको दूसरे सिटी जाना हो तो आप प्रेफर करते हैं कि आप अपनी गाड़ी में जाएं। वैसे ही प्रेफरेंस उनकी भी यही थी कि वो जो उनकी अपनी गाड़ी है उसको इस्तेमाल करें। लिहाजा वो अपनी गाड़ी को लेके, अपने चारों बच्चों को लेके दूसरे शहर अपनी गाड़ी में रवाना हो गए थे। लेकिन कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात पेश आते हैं या ऐसे हादसात पेश आते हैं जो आपकी जो ज़िंदगी है उसका रुख तब्दील करके रख देते हैं। वैसा ही एक वाक़या मेरी खाला की फैमिली के साथ पेश आया और जब वो हाईवे से दूसरे शहर के अंदर एंटर होने ही वाले थे, अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। और जब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो उसी वक्त मेरी खाला और खालू की डेथ हो गई और उनकी जो 3 बेटियां थीं और 1 बेटा था वो खैरियत से सलामत बच गए। उनको भी ज़ख्म आए थे, लेकिन खाला खालू की सडन डेथ हो गई थी। अब मेरे खाला खालू के बाद उन बच्चों का ना कोई चाचा था ना कोई फुप्पो थी, क्योंकि मेरे जो खालू थे वो अपनी फैमिली में इकलौते थे। अब ये जो बच्चे थे, ये छोटे छोटे बच्चे थे, इनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरे ख़ानदान में कोई भी तैयार नहीं था। मेरी मदर और मेरे फादर ने यही डिसाइड किया, क्योंकि ये जो वक्त है ये किसी पे भी आ सकता है, लिहाजा हम आज से डिसाइड करते हैं कि हम इन बच्चों की अपने बच्चों की तरह परवरिश करेंगे। ना सिर्फ अच्छी परवरिश करेंगे बल्कि इनको तालीम भी देंगे और सारे वो हुकूक देंगे जो एक मदर फादर दिया करते हैं। खैर, जब इनको हम लोगों ने या हमारे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया और अपने घर में लेके आए, तो जैसे कि हम 3 बहनें एक साथ रहा करते हैं और जो हमारा भाई है वो अलग रहा करता है, वैसे ही हमने अपनी खाला की बेटियों के साथ किया। एक कमरा उनको दिया जहाँ पे तीनों बहनें एक साथ रह सकती थीं और इनका जो भाई था जिसका नाम कबीर था उसको एक सेपरेट रूम दिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लड़का था। ग्रेजुअली ये लोग बड़े हो रहे थे और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपको एक सेपरेट रूम की या एक प्राइवेट रूम की ज़रूरत महसूस होती है। हमारा जो एक कज़न था कबीर, ये शुरू से ही अपने पेरेंट्स के साथ यानी मेरे खाला खालू के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। इसकी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और वो उनको इस कदर प्यार करता था या इस कदर मिस करता था कि अक्सर वो रात में उठने के बाद रोने लगता और चीख चीख के अपनी मदर को यानी हमारी खाला को पुकारने लगता। शुरू में हम भी और हमारे पेरेंट्स भी उसको समझाने की कोशिश करते, लेकिन वो मुसलसल रोता चला जाता और इस कदर अपने आप को लोनली कर लेता कि कोई भी उसके करीब जाता तो वो उससे चिढ़ने लगता। किसी भी बच्चे के ऊपर सबसे मुश्किल टाइम यही होता है कि उसके पेरेंट्स इस दुनिया में ना रहें, और ये कबीर की ज़िंदगी का मुश्किल तरीन टाइम था। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लोनली फील करता था, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश करता और वो हर उस जगह से उठ के चला जाता जहाँ पे हुजूम होता या रश होता। शुरू में हम लोगों ने इग्नोर किया, जाहिर सी बात है उसके पेरेंट्स नहीं थे और उसका लोनली होना या सैड होना बिल्कुल ठीक था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो चुके थे। अक्सर ऐसा होता कि वो उन लोगों का
या उन पर्सनैलिटीज़ का जिक्र करता जिनका हमसे या हमारी फैमिली से कोई ताल्लुक़ नहीं था। शुरू में हम समझते कि शायद पिछली लाइफ में या इसके पेरेंट्स की लाइफ में कोई इस तरह के लोग उसके जानने वाले रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था हमें रियलाइज़ हो रहा था कि जो कुछ डिस्कशन किया करता है ये सब इमेजिनेशन है या इसके इमेजिनरी फ्रेंड्स हैं या एक सर्कल है। यूजुअली ऐसा होता कि रात के टाइम में जब मेरी मदर दूध लेके उसके कमरे में जाती तो कंप्यूटर पे गेम खेल रहा होता और बाज़ाहिर देखने से ऐसा लगता कि उसके बराबर में कोई बैठा हुआ है, और ना सिर्फ बैठा हुआ है बल्कि वो गेम खेलते खेलते उसके साथ भी मुखातिब है और उसके साथ भी वो गेम खेल रहा है। लेकिन वो जिससे बात कर रहा होता या वो जिसके साथ भी गेम खेल रहा होता, ना वो हमें नज़र आता ना हम उसको पहचान पाते। गर्ज़ के मेरे फादर, मेरी मदर सब ने अक्सर इस तरह की बातें नोट की कि जब भी हम उसके कमरे में जाते हैं, कभी वो फुटबॉल खेल रहा होता है, कभी वो गेम खेल रहा होता है, और जब उससे पूछा जाए कि तुम किसके साथ खेल रहे हो तो वो कहता है कि मेरा फ़लाँ दोस्त है, ये मेरे फ़लाँ भाई हैं और ये मेरी फ़लाँ बहन है, मैं जिनके साथ खेल रहा हूँ। हालांकि उस वक्त उसके कमरे में न कोई मौजूद होता, न किसी के नामो निशान मौजूद होते। मेरे पेरेंट्स का ख्याल था कि वो जिस ट्रॉमा से गुजरा है या जो ट्रेजेडी उसने देखी है, उसके बाद से उसने इस तरह के फ्रेंड्स और एक सर्कल क्रिएट कर लिया है जो कि खुद साख्ता है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसकी ये जो भी बातें थीं या जो भी वो इस तरह की हरकतें करता था, उन सब हरकतों को हम तमाम फैमिली मेम्बर्स ने मुसलसल इग्नोर करना शुरू कर दिया था। अक्सर बल्कि ख़ास तौर पे वो एक लड़की का जिक्र करता और वो बताता कि उसका नाम हिना है, वो मुझे बहुत पसंद करती है, मेरा हमेशा ख्याल रखती है, और जब भी मैं सैड होता हूँ मेरे साथ आके बैठ जाती है, मेरे बालों में हाथ फेरती है, मुझे बहुत सारा प्यार करती है और मुझे बहुत सारा हौसला दिया करती है। और जब मैं नॉर्मल हो जाता हूँ तो मुझे कहती है कि जो तुम्हारी ज़िंदगी का टाइम यहाँ का रह गया है वो गुजार लो, उसके बाद हम तुम्हें अपने साथ लेके चले जाएंगे। और जब भी वो इस तरह से कहती है तो मैं सोचने लगता हूँ कि ये मुझे आखिर कहाँ पे लेके जाएगी। जब भी वो इस तरह की बात करता या इस लड़की हिना का जिक्र करता तो मेरे जो पेरेंट्स थे उन पे खौफ तारी हो जाता और वो सोचने लगते कि इमेजिनरी फ्रेंड्स या इमेजिनरी दोस्त भाई बनाना अलग बात है, लेकिन स्पेसिफिकली एक लड़की का नाम लेना और कहना कि वो उसके कमरे में आती है, उससे मिलती है, उसका ख्याल रखती है, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है। शुरू में जैसे कि सब किया करते हैं वैसे ही मेरे पेरेंट्स ने किया। मेरे पेरेंट्स ने उसके कमरे में बहुत सारे टॉयज़ रखवा दिए और कुछ जो मज़ीद नए गेम्स आए थे वो सारे के सारे गेम्स उसके कमरे में अरेंज कर दिए गए। गर्ज़ के मेरे पेरेंट्स हर कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह वो इस ट्रॉमा से या इस सिचुएशन से निकल सके, और बज़ाहिर जो लगता है कि शायद वो मेंटली डिस्टर्ब है या उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हुई हुई है, और अगर शायद कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है तो वो भी सॉल्व हो सके। जब से मेरे पेरेंट्स ने, मेरे घर वालों ने, ख़ासतौर पे मेरी मदर ने कबीर पे ज़्यादा तवज्जो देने शुरू की तो कुछ अरसे के लिए या कुछ दिनों के लिए मेरी मदर को लगा कि जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रहा है, और ना सिर्फ नॉर्मल हो रहा है बल्कि जो इमेजिनरी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे भी आहिस्ता आहिस्ता करके ये दूर होता चला जा रहा है। इसी तरह एक बार ऐसा हुआ कि मेरा जो एक कज़न था उसने अपने फ्रेंड्स को अपने घर में या अपने कमरे में गेम्स खेलने के लिए मदऊ किया। तकरीबन उसने अपने 2 से 3 फ्रेंड्स को मदऊ किया था। बहरहाल उन 3 फ्रेंड्स में से 2 फ्रेंड्स एक एक करके उसके रूम में चले गए। जब वो उसके रूम में गए, जाके शुरू में गेम खेलने लगे तो सब कुछ नॉर्मल था और ये लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये सब देखने के बाद जो मेरे पेरेंट्स थे वो भी खुश थे, वो भी मुतमईन थे कि अल्लाह का शुक्र है अब इसमें बेहतरी आ रही है। अभी इन लोगों को गेम खेलते खेलते 5 या 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि एकदम से सिचुएशन तब्दील हुई और उसके जो दोस्त थे, यानी हमारे कज़न के जो भी दोस्त गेम खेलने आए हुए थे, उनकी एकदम से चीखने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही मेरे पेरेंट्स, ख़ासतौर पे मेरी मदर, उसके रूम में पहुंची और अंदर जाके देखा तो मेरी मदर ने देखा कि इसके जो 2 फ्रेंड्स हैं वो साइड में गेट के बराबर में खड़े हुए हैं और थर थर काँप रहे हैं, उनके मुसलसल पसीने छूट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर कोई खौफ तारी हो चुका है या उनके साथ यकीनन कुछ ना कुछ हुआ है। बहरहाल जब मेरी मदर ने इन पे गौर किया तो मेरी मदर ने देखा कि एक लड़के के दांत में से खून निकल रहा है
और जो उसका दूसरा दोस्त है उसकी शायद ऐसा लग रहा है कि टांग की हड्डी टूट चुकी है और उसको मुसलसल पाँव ज़मीन पे रखने में प्रॉब्लम पेश आ रही है। खैर, जब मेरी मदर अंदर गई और उन दोनों बच्चों से पूछा या हमारे कज़न से पूछा कि क्या हुआ है, तो हमारा जो कज़न था उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसे आप शैतानी मुस्कुराहट भी कह सकते हैं। खैर, मेरी मदर को अंदाज़ा हो गया कि यकीनन इन बच्चों ने कुछ देख लिया है या इनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। वो उनको प्यार मोहब्बत से जब बाहर लेके आई और बहला फुसला के प्यार करके जब उनसे पूछा, तो उन बच्चों ने बताया कि हम तीनों वीडियो गेम खेल रहे थे और गेम खेलते खेलते एकदम से कबीर के साथ हमारी बहस हो गई। और जैसे ही हमारी कबीर के साथ बहस हुई तो हमने मिल के उसको मारना शुरू कर दिया। और जैसे ही हमने उसको मारना शुरू किया तो देखते ही देखते ये जो सामने पर्दे लगे हुए हैं, इन पर्दों के पीछे से एक लड़की निकल के बाहर आई, जिसका बहुत ही खौफनाक, बहुत ही भयानक चेहरा था और उसकी जो आंखें थीं वो लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं। और जैसे ही वो बाहर आई उसने एकदम से मुझ पे और मेरे दोस्त पे हमला किया और उसके बाद हमारी ये हालत हो गई और हम लोगों ने फ़ौरन से चीखना शुरू कर दिया। अब ये सारी सूरत हाल सुनने के बाद, ये वाक़या सुनने के बाद जो मेरी मदर थी उनको अंदाज़ा हो चुका था कि अक्सर कबीर जिस हिना का या जिस लड़की का जिक्र किया करता है, यकीनन ये वही लड़की है जो कबीर को पिटता हुआ देख के एकदम से सामने आ गई थी। और ना सिर्फ सामने आ गई थी बल्कि उस लड़की ने इन दोनों बच्चों को नुकसान पहुंचाया। अब उस वक्त तो मेरी मदर ने ये सारी बातें सुनी और वो जो बच्चे थे उनको उनके घर भेज दिया। और जब मेरे फादर ऑफिस से वापस आए तो सबसे पहले मेरी मदर ने मेरे फादर से ये सारा वाक़या डिस्कस किया और वो कहने लगी, यकीनन कुछ ना कुछ है जो इस बच्चे के साथ अटैच है, क्योंकि आज वो जो बच्चे आए थे जो इसके दोस्त थे उन्होंने भी उस लड़की को या उस हिना को देखा है। अब ये सुनने के बाद पहले तो मेरे फादर टालने लगे। वो कहने लगे कि हो सकता है कि तुम्हारा वहम हो या बच्चों का भी वहम हो। लेकिन उनको जो चोटें लगी थी उनको देखने के बाद मेरे फादर को भी यकीन आ गया कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। और उसके बाद से मुसलसल उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करना शुरू किया या मुख्तलिफ लोगों के बारे में जानना शुरू किया जो इस तरह के केस को सॉल्व कर सकते थे। तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक मेरे फादर ने बहुत सारे लोगों से रब्ता किया। बिला आखिर एक साहब का पता चला, उनके बारे में मशहूर था, वो इस तरह की चीज़ों को या इस तरह के मामलात को देखा करते हैं। मेरे फादर उनसे अपॉइंटमेंट लेने के बाद उनके पास पहुँचे और वहाँ पहुँचते ही मेरे फादर ने जो भी मामलात थे या जो भी वाक़यात पेश आ रहे थे वो सारे के सारे उन साहब को बता दिए। ये जो साहब थे इन्होंने बिलाखिर हमारे घर का विज़िट किया। ना सिर्फ घर का विज़िट किया बल्कि कबीर के पूरे कमरे को चेक किया, उससे बहुत सारे सवालात किए, बहुत सारी बातें की। और ये सब बातें करने के बाद, ये सब सवालात करने के बाद उन्होंने मेरे फादर से रिक्वेस्ट की कि उनको कबीर की एक शर्ट चाहिए। पहले तो मेरे फादर मना करने लगे, लेकिन जब मेरी मदर ने समझाया तो फिर मेरे फादर ने कबीर की एक शर्ट उन साहब को दे दी। वो जो साहब थे उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा और ठीक 2 दिन के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने मेरे फादर से अकेले में बातचीत की और उन्होंने मेरे फादर को बताया कि बात दरअसल ये है, ये जो आपका भांजा लगता है इसके साथ बहुत सारी दीगर मखलूक़ात अटैच हो चुकी हैं और ये कोई एक मखलूक नहीं है बल्कि पूरा का पूरा ख़ानदान है जो इसके साथ अटैच है, जिसके इससे ताल्लुकात हैं, जो उसको पसंद करते हैं, जो चाहते हैं कि वो इस बच्चे को अपनी दुनिया में ले जाएं। और मेरी मालूमात के मुताबिक ये जो मखलूक़ात हैं ये इतनी आसानी से वापस नहीं जाने वाली और ना ही इसका साथ छोड़ने वाली हैं। मेरा आपको बिरादराना मशवरा ये है कि आप इन मखलूक़ात को इस बच्चे से अलग ना करें और इस बच्चे को उन मखलूक़ात के साथ रहने दें। ना सिर्फ आप उस बच्चे के साथ रहें बल्कि उनको भी रहने दें। अगर आप इस बच्चे को उन मखलूक़ात से अलग करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे का भी नुकसान होगा और वो जो मखलूक़ात हैं वो आपको भी नुकसान पहुँचाएंगी। ये सुनने के बाद जो मेरे फादर थे, ख़ास तौर पे जो मेरी मदर थी, वो किसी भी तरह राज़ी नहीं थी कि पूरी ज़िंदगी ऐसी मखलूक़ात के साथ रहना पड़े जो इनको नज़र नहीं आती, जो सिर्फ़ कबीर को नज़र आती हैं और जो सिर्फ़ कबीर को पसंद किया करती हैं। मेरी मदर चाहती थी कि कुछ इस तरह के वज़ाइफ बताए जाएँ, कोई इस तरह का अमल बताया जाए कि जिसके करने से ये जो मखलूक़ात हैं वो हमारे कज़न से दूर हो जाएँ। वो जो साहब थे उन्होंने क्लियर कह दिया कि मैं आपको वज़ाइफ बता देता हूँ,
लेकिन अगर इससे कोई नुकसान होगा या जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। यह सुनने के बाद जो मेरी मदर थी वो तकरीबन राज़ी थी और उन्होंने वो सारे वज़ाइफ पूछ के उन पे अमल करना शुरू कर दिया। शुरू में सब कुछ नॉर्मल रहा और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो हमारा कज़न है वो उन मखलूक़ात से दूर होता चला जा रहा है और वो जो मखलूक़ात हैं उन्होंने इसकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दिया है। इसी दौरानिए में 18 अक्टूबर का दिन आया और 18 अक्टूबर को हमारे जो कज़न है कबीर, इसकी बर्थडे हुआ करती थी। अब क्योंकि इसके पेरेंट्स मौजूद नहीं थे तो इसकी जो बर्थडे थी ये हम लोगों को सेलिब्रेट करनी थी और हम सब ने यही डिसाइड किया था कि जैसे ही 18 तारीख शुरू होगी या लगेगी तो हम सारे के सारे सरप्राइज़ केक लेके अपने कज़न के रूम में जाएंगे और उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अल्लाह अल्लाह करके जैसे ही इसकी बर्थडे का दिन शुरू हुआ या टाइम शुरू हुआ तो हम सारे के सारे लोग सरप्राइजिंगली उसके कमरे के अंदर जाने के लिए उसके कमरे के बाहर जमा हो गए और बारी बारी जब सारे के सारे लोग आ चुके तो हमने एकदम से उसके रूम का दरवाज़ा खोला और जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला तो जो मंज़र हमने देखा वो नाकाबिल यकीन था, नाकाबिल बयान था और इतना खौफनाक था कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक बार भी ऐसा मंज़र देख लें तो आप ताहयात इस मंज़र को नहीं भूल सकते। हमने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो हमने देखा कि हम सबके ही डुप्लीकेट यानी हम सबके ही हम शक्ल कबीर के कमरे में मौजूद हैं और ना सिर्फ कबीर के कमरे में मौजूद हैं बल्कि उसके चारों तरफ जमा हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये जो सारे के सारे हमारे हम शक्ल वहाँ पे मौजूद हैं वो इसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे जमा हुए हैं और ना सिर्फ वहाँ पे जमा हुए हैं बल्कि इन सब के दरमियान में कबीर के सामने एक बहुत बड़ा सा केक है जो रखा हुआ है। बहरहाल जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला तो वो सारे के सारे जो लोग थे, जो सारे हमारे हम शक्ल थे, वो हमें देखने लगे और ना सिर्फ देखने लगे बल्कि हमें देखते देखते उन लोगों ने तंज़िया तौर पे मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये बताती हैं कि जैसे ही इन सब लोगों ने जो सारे के सारे हमारे हम शक्ल थे हम सबको देख के मुस्कुराना शुरू किया तो हम सब की हालत ऐसे हो चुकी थी जैसे काटो तो लहू नहीं। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, गेट बंद करें, वापस पलट जाएं और ये जो कुछ हम सब देख रहे हैं क्या ये हकीकत है, ये हम सारे के सारे लोग एक ख्वाब देख रहे हैं और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। काफ़ी देर तक हम सारे के सारे लोग पजल रहे और इसी दौरानिए में एक एक करके कबीर के रूम की लाइट्स बंद होना शुरू हुई और जैसे जैसे उसके कमरे की लाइट्स बंद हो रही थी वैसे वैसे वो जो हमारे हमशक्ल थे देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने एक एक करके गायब होना शुरू हो चुके थे और जब बारी बारी सब के सब गायब हो चुके तो आखिर में एक लड़की बची। ये जो लड़की थी ये हम में से किसी की भी हमशक्ल नहीं थी, बज़ाहिर देखने से बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि बला का हुस्न उसके अंदर समाया हुआ है। खैर जब बारी बारी करके सारे लोग गायब हो चुके तो आखिर में कबीर बचा और वो केक मौजूद था और उसके सामने वही लड़की खड़ी हुई थी। इसी दौरानिए में कबीर ने हम सब की तरफ पलट के देखा और उसने कहा ये वो हिना है जिसके बारे में मैं आपको बताया करता था। बहुत जल्द ये लड़की मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में लेके चली जाएगी। ये सुनने के बाद जो मेरे फादर थे उन्होंने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और जैसे ही उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो हम सब ने भी जो जो आयत आती थी वो पढ़ना शुरू की और अल्लाह का नाम लेते लेते हम लोग वापस सारे के सारे टीवी लाउंज के अंदर आ गए। हम सब का हमारे घर में मौजूद इन तमाम मखलूक़ात से ख़ास तौर पे उस लड़की हिना से पहला फिज़िकल इंटरेक्शन था और अब भी इतने सालों गुजरने के बावजूद भी वो लड़की अक्सर कबीर के रूम में नज़र आया करती है। वो अब भी वहीं उसके साथ मौजूद है। अक्सर जब हम लोग कबीर के रूम के सामने से गुजरते हैं तो कबीर और उस लड़की हिना के बातें करने की आवाज़ें आया करती हैं। इस दौरानिए में बहुत सारे उलमा कराम ने, बहुत सारे आमलीन ने हमारे घर का विज़िट किया और यहाँ आने के बाद इन लोगों ने कोशिश की कि किसी भी तरह ये जो मखलूक़ात हैं जो कबीर के साथ रहती हैं, ख़ास तौर पे जो लड़की हिना है, इसको कबीर से अलग कर सकें, लेकिन किसी को भी आज तक कामयाबी नहीं मिल सकी। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये सारी की सारी स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी।
अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।